नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वो समर्थ क्लासेस जो आपको बनाएगा हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो मित्रों, चल रहा है हमारा मेवाड़ का इतिहास। आज की क्लास से हम थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। जो डिटेल में हम लिखते थे ना, उसको थोड़ा कम कर अब हम डायरेक्ट समझने पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। हमको सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से खुद को तैयार करना है, और आज से हमारा लक्ष्य यही है, एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करना। इतिहास के आने वाले, राजस्थान इतिहास से आने वाले हर प्रश्न के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो आज का हमारा लक्ष्य है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की रचनाएं वो दरबारी विद्वान। इनके बारे में जानना है। दूसरा, राणा उदा व राणा रायबल, इनके बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद पढ़ना है हमको महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांब। आज में हमको इन सबको देखना। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं माता सरस्वती के आशीर्वाद से। शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा को पढ़ने का बहुत शौक था। जिस तरह से उनको युद्ध करने का शौक था, राजनीति करने का शौक था, निर्माण करवाने का शौक था, उसी तरह साहित्य का भी शौक था, किताबें पढ़ने का। तो महाराणा कुंभा ने एक किताब पढ़ी, महाराणा कुंभा की रचना है। महाराणा कुंभा की रचना। अब देखो कितनी आसानी से याद हो जाएगी सारी की रचना है। अब महाराणा कुंभा को किताब पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने एक किताब पढ़ी, जयदेव की गीत गोविंद। गीत गोविंद यह क्या है? एक ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ को पढ़कर जैसे हम कोई बढ़िया चीज देखते हैं, कोई बढ़िया पिक्चर देखते हैं, कुछ भी बढ़िया पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक चीज आती है, हम कमेंट करते हैं। जैसे हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, उसके नीचे कमेंट करते हैं। तो कमेंट को क्या कहा जाता है? टीका टिप्पणी करना। टीका टिप्पणी करना। तो महाराणा कुंभा ने इस जयदेव की जो गीत गोविंद थी ना, उस पर टिप्पणी करने के लिए एक किताब लिख दी इन्होंने। टिप्पणी, इतनी टिप्पणियां करी कि एक किताब ही लिख दी। उन्होंने लिखी रसिक प्रिया। कुछ याद आया? ये वही रसिक प्रिया है जिसमें राणा हम्मीर को क्या कहा गया है? वीर राजा। ये वही रसिक प्रिया क्या है ना। महाराणा कुंभा को गीत गोविंद पढ़कर इसका रस इतना प्रिय लगा कि इन्होंने इस पर यह टीका लिख दी, रसिक प्रिया टीका। इसमें किस चीज का वर्णन? कि गीत गोविंद के पदों के गायन में जो राग है ना, राग संगीत में होता है ना, राग ताल राग, तो राग जो राग है
उन पर अपने विचार लिखे, अपने विचार लिखे। लेकिन अभी इनका मन भरा नहीं था। इन्होंने कहा कि यार कि अभी भी कुछ अधूरा है, तो इन्होंने उसका प्रबंधन करने के लिए एक और किताब लिख दी, सूड प्रबंधन। सूड प्रबंध। अब सूड प्रबंध में क्या है? राग और ताल, ये भी इसी पर है, ये भी इसी गीत गोविंद राग और ताल के बारे में। अपने विचार लिखे और उस समय के महान इतिहासकार, उस समय के महान इतिहासकार क्या, महान संगीतकार, महान संगीतकारों, महान संगीतकारों के नाम भी इसी में लिखे हैं, नाम भी इसी में लिखे हैं। ये होगी 2 किताबें। इसके बाद लिखो तीसरी किताब, संगीत राज। चौथी संगीत मीमांसा। और 5वीं संगीत रत्ना। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर। यह संगीत राज महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का सबसे उत्तम रचना है। अब इनको याद कैसे रखें? तो देखो, मीमांसा का मतलब होता है गहराई, गहराई से जानना। और रत्नाकर का मतलब होता है चुन चुन के रत्न को लाना। तो सिंपल सा क्या करा, महाराणा कुंभा ने संगीत का राज जानने के लिए क्या करा, संगीत का राज जानने के लिए संगीत की मीमांसा, संगीत की गहराइयों में चले गए, संगीत की गहराइयों में चले गए और वहां से संगीत रत्न लेकर आ गए। क्या करा, इधर देखो, संगीत का राज जानने के लिए संगीत की गहराइयों में, संगीत की गहराइयों में जाकर संगीत रत्न लेकर आ गए, रत्न लेकर आ गए। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ पर टीका लिखी, वो है कामराज रतिसार। और यह टीका इन्होंने लिखी काम सूत्र। जनरली ये काम सूत्र नाम आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, वो तो मुझे याद है, लेकिन जो एक गलत फहमी फैली है ना काम सूत्र के बारे में, तो यहाँ पर काम का मतलब सिर्फ वो जो हम सोचते हैं वो नहीं, यहाँ पर काम का मतलब हमारी इच्छा है, हमारी इच्छाओं को हम कैसे प्रकट करते हैं। इस ग्रंथ में सिर्फ ये बताया गया है कि जो पति पत्नी होते हैं वो अपने जीवन को कैसे सुंदर और कैसे बेहतर बना सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी है कि एक पति को पत्नी के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को पति के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई है ना, वो बहुत गलत है। इसलिए जब तक हम किसी भी चीज़ को पढ़ न लें, जान न लें, उसके बारे में गलत फहमी नहीं पालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा अन्य भी हैं, अन्य ग्रंथ। हरिवर्तिका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका। इसके अलावा गीत नवीन, गीत गोविंद, टीका, नवीन गीत गोविंद टीका, वाहन प्रबंध, वाहन प्रबंध, ये और अन्य ग्रंथ। ऐसे इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो इसको एक बार उतार लो, फिर हम पढ़ेंगे विद्वानों के बारे में। जो इनके दरबार में विद्वान थे, उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं करी। तो इसको उतार लो, पहले इसको एक बार और देखो। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसने भी एक बार इसको देख लिया ना, जिंदगी भर महाराणा कुंभा की रचनाएं को नहीं भूलेगा। क्या करा, जयदेव की गीत गोविंद पढ़कर महाराणा कुंभा के मन में विचार आया कि यार मैं तो इस पे कमेंट करना चाहिए, बहुत सारे कमेंट मन में आ रहे हैं। तो उन्होंने एक किताब लिख दी, रसिक प्रिया टीका, जिसमें उन्होंने गीत गोविंद के पदों को गाने के लिए जो राग है ना, वो किस किस तरह के राग होने चाहिए, उन पर अपने विचार लिखे। वैसे ही अभी उनको राग अभी मन भरा नहीं था कि इतना काफी नहीं है, और लिखना चाहिए। तो उन्होंने क्या, राग और ताल, इनके बारे में भी गीत गोविंद पर अपने विचार लिखने के लिए एक सूर प्रबंध, सूर प्रबंध मतलब सूर प्रबंध, ये प्रबंध करना कि कैसे राग और कैसी ताल होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने एक टीका लिख दी। उस समय के जो महान संगीतकार थे, उनके नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। फिर क्या, संगीत का राज जानने के लिए संगीत की मीमांसा, संगीत की गहराइयों में चले गए महाराणा कुंभा, और वहां से संगीत रत्नाकर लेकर आ गए। कामसूत्र पढ़ने पर उसके बारे में भी अपने कमेंट करने के लिए इन्होंने कामराज रतिसाग लिख दिया। अन्य ग्रंथ हरिवर्तिका, हरिवर्तिका से मतलब देखो, हरिवर्तिका नाम सुनते ही ऐसा हो रहा है जैसे हरा भरा वातावरण होता है, सब तरफ शानदार से फूल खिले हुए हो, हरियाली फैली। संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद टीका, वाहन प्रबंध, वाहन प्रबंध और अन्य ग्रंथ लिखे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले। अब इसके बाद क्या किया, अब कितने हो गए, रचनाएं सारी होगी, बचे क्या, विद्वान, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। अब इनको याद करना कठिन कहाँ आ गया, दरबारी विद्वान। तो सबसे पहला विद्वान वो व्यक्ति जिसने महाराणा कुंभा को शिक्षित कर इस लायक बनाया, तो वो है गुरु जिनके, महाराणा कुंभा। जैन आचार्य हीरानंद, ये थे महाराणा कुंभा के गुरु। इसके बाद जब हमने इनके संगीत के बारे में पढ़ा, तो संगीत सिखाने वाले गुरु कौन थे, संगीत गुरु, वो है सारंग व्यास।
व्यास। ये तो हो गए गुण। अब बात कर रहे हैं दरबारी में, दरबारी विद्वानों की। तो पहले नाम, सबसे पहले नाम लेते हैं, याद करो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? एक व्यक्ति ने शुरू की थी, लेकिन वो पहले ही निकल गया था पूरी करने से, तो फिर उसके पुत्र ने लिखी थी। नाम क्या थे उनके? वो भी तो दरबारी विद्वान ही थे। अत्रि भट्ट व पुत्र महेश भट्ट। महेश भट्ट, ये पूजा भट्ट वाले भट्ट, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट वो वाले भट्ट। अत्रि भट्ट, इन्होंने क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी। इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। एक और दरबारी था, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, व्यास, कान्हा व्यास ने और महाराणा कुंभा ने, ये क्या था पहले तो लिख दिया इसके बारे में, दरबारी कवि। दरबारी कवि क्या हुआ? कान्हा व्यास ने और महाराणा कुंभा ने, दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है एकलिंग महामात्य। एकलिंग महामात्य में इन्होंने क्या बताया? एकलिंग महामात्य में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण, चित्तौड़ का पूरा इतिहास का वर्णन, जितने भी इतिहास में गोहिल वंश में जितने भी शासक है सबके बारे में। तो एकलिंग महामात्य, महामात्य कृष्ण। किस किसने की? कान्हा व्यास प्लस महाराणा कुंभा। कह रहे हैं कि इसका जो पहला भाग है, राजवर्णन, ये लिखा महाराणा कुंभा ने और बाकी का लिखा कान्हा व्यास। इसके बाद नाम आता है रमाबाई। याद आया? श्रृंगार चौरी, जिसकी शादी के लिए श्रृंगार चौरी बनी थी, वो है हमारी रमाबाई। वागेश्वरी, वागेश्वरी किसकी पुत्री है? महाराणा कुंभा की पुत्री, कुंभा की पुत्री। और संगीत शास्त्र में शास्त्र की ज्ञाता, वो प्रेमी। इसीलिए इनको एक पदवी दी थी, उपाधि वागेश्वरी। अब एक और नाम आया, मंडन। याद है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन थे? मंडन, सूत्रधार मंडन। तो उनके भाई हैं नाथा, नाथा मंडन के भाई। जो नाथा थे ना, देखो मंडन ने क्या करा? मंडन थे वास्तुकार, तो वास्तुकार बनकर इन्होंने कुंभलगढ़ का वास्तु सेट किया, कुंभलगढ़ को पूरा वास्तु के अनुसार बनाया। तो भाई इनके ही भाई हैं, इनके भाई में थोड़े बहुत गुण तो वास्तु के आए होंगे। तो भाई इनके भाई ने भी दुनिया की भलाई के लिए अपने ज्ञान, जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसको वास्तु का एक ज्ञान वास्तु मंदिर में लिखे, वास्तु
मंजरी। अब कहे वास्तु मंजरी, ये किसकी रचना है? नाथा, जो मंडन का भाई। अब एक और, मंडन का पुत्र, मंडन का पुत्र, इसकी रचना है कलानिधि, उद्धार, धोरणी और द्वार दीपिका। द्वार दीपिका, जिसमें कलानिधि के बारे में, मंदिर शिखरों का निर्माण, की विधि, कि मंदिर शिखरों का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, ये इसके। अब देखो भाई, मंडन स्वयं बहुत बड़ा वास्तुकार, गोविंद उनका पुत्र, वो भी भैया इतना बड़ा विद्वान, भाई भी विद्वान, तो सारे विद्वान थे भैया ये तो, ठीक है। ये अकेले एक तरफ। अब अकेले आएंगे मंडन, सूत्रधार मंडन, देखना क्या तहलका मचा। तो इसको उतार लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले आते हैं सूत्रधार मंडन, सूत्रधार मंडन। अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या, इतने विद्वान थे, वास्तुकार थे, तो जो वास्तुकार होता है, विद्वान होता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सोचता है मैं कुछ ना कुछ करता था। तो पहले इन्होंने देवालय मतलब मंदिर कैसे होने चाहिए, मंदिर में मूर्ति कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस पर देव मूर्ति प्रकरण, ये ग्रंथ लिख दिया। देवालय, मंदिर में मूर्ति स्थापना पर, इसमें देवालय में मूर्ति स्थापना किस प्रकार होनी चाहिए, उस पर इन्होंने ग्रंथ लिख दिया, देव मूर्ति प्रकरण। फिर रूप मंडन, रूप मंडन में क्या, मूर्ति कला के विषय में, मूर्ति कला के विषय। प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन क्या है? प्रसाद क्या है? जो ये मंदिर होता है ना, जैसे ये भगवान की मूर्ति, ये एक जगह रहती है, ये तो गर्भगृह आ गया, लेकिन इसके आसपास जो ये बनता है ना, ये प्रसादा, इसको कहते हैं प्रसाद। तो अब ये कैसा बनना चाहिए? मंदिर निर्माण, प्रसाद निर्माण के विषय में इसमें पता है। तो इन्होंने क्या, पहले तो मंदिर के बारे में, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, देवालय में मूर्ति स्थापना कैसी होनी चाहिए, जो ये प्रसाद बनता है मंदिर का वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये भी इन्होंने बता दी। तो मंदिर से ही आ गए राज्य पर, राजवल्लभ, राजवल्लभ जो किताब है उसमें इन्होंने बताया राजा का महल, प्रजा का आवास,
का निर्माण, कला के बारे में। इसमें क्या बताया इन्होंने, राजवल्लभ में कि जो नगर होता उसमें आवास, प्रजा का आवास कैसा होना चाहिए, राजा का महल किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। फिर वास्तु पर इन्होंने एक किताब लिखी, वास्तुमंडल। लेकिन यहाँ ये थके नहीं, इन्होंने किया, अभी तो मेरे में और भी ज्ञान है, उसका भी प्रसार करना चाहिए। तो युद्ध विद्या पर भी इन्होंने लिख दिया। कोदंड, तो युद्ध विद्या पर इन्होंने कोदंड मंडल, वास्तुमंडल, वास्तु ज्ञान के बारे में। कोदंड मंडल धनुर्विद्या, वो युद्ध शास्त्र के बारे में, कला के बारे में। के बारे में हमने वर्णन कर दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6। इनके बारे में इन्होंने और भी बहुत से लिखे, ऐसे ही वास्तुमंडल वगैरह, इन पे मूर्ति कला पे। लेकिन ये 6 जो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना चाहिए। अब जो अन्य विद्वान थे उनके नाम भी लिख लेते हैं। अन्य विद्वान, सोमसुंदर, सोमदेव, भुवनकीर्ति, सोमसुंदर, सोमदेव, भुवनकीर्ति, और जयशेखर, सूरी, तथा अन्य विद्वान। अन्य बहुत सारे होते हैं, प्रमुख प्रमुख नाम। इनके 2 और लिख लो। एक है वेदमंडन, आयुर्वेद के बारे में। एक है शकुन मंडल, ये है शकुन अपशकुन के बारे में। अपशकुन के बारे में। तो देखिए यहां खत्म हो गया है हमारा महाराणा कुंभा का पूरा। एक बार देख लेते हैं, दरबारी विद्वान सूत्रधार मंडल, इन्होंने देवालय में मूर्ति किस प्रकार स्थापना होनी चाहिए, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, तो देव मूर्ति प्रकरण में ये बता दिया। रूप मंडल, रूप मंडल में मूर्ति कला के विषय में बताया। प्रसाद मंडल, प्रसाद मंडल में मंदिर निर्माण और मंदिर का जो प्रसादा है वो कैसा होना चाहिए उसके विषय में बताया। राजवल्लभ, राज का वल्लभ मतलब राजा का महल, प्रजा का आवास, नगर कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी बता दिया। वास्तु, वास्तु ज्ञान के बारे में बताने के लिए इन्होंने लिखा वास्तुमंडल। धनुर्विद्या युद्ध कला के बारे में इन्होंने बताने के लिए लिखा कोदंड मंडल। वैद्य मंडल, तो जो एक थोड़ा छोटा लिखा होगा इसके बाद।
वैद्य मंडल। किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में। ये हमें आयुर्वेद के बारे में बताओ। शकुन अपशकुन होता है ना, शगुन अपशगुन। तो शगुन अपशगुन के बारे में बताने के लिए एक इन्होंने लिखा शकुन मंडल। कहेगा शकुन अपशकुन के बारे में बताने। इनके अन्य विद्वान थे सोम जैसे सुंदर सोम सुंदर, सोम जैसे देव सोमदेव, भुवन कीर्ति भवन की कीर्ति बढ़ाने वाले भुवन कीर्ति, जय शेखर सूरी तथा अन्य विद्वान। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये सब हो गया था। महाराणा कुंभा बहुत बूढ़े हो गए थे। अब वो कुंभलगढ़ में रहते थे, मामदेव कुंज के यहाँ। कुंभलगढ़ में मामदेव कुंज के यहाँ, मामदेव कुंज के यहाँ महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। तो उदा कौन हुआ? उदा 1468 से 1473 इसका काल है। पितृहंता मेवाड़। तो मेवाड़ का पितृहंता किसको कहते हैं? उदा। अब क्या है, उदा बन गया, लेकिन ये जोर जोश में बंद हो गया। लेकिन जो छोटा भाई था ना रायमा, जैसे उसको पता चला, वो ईडर में था उस समय, ईडर से फुर्ती से सारे जितने भी सरदार थे लेकर आ गया और ये भाग गया। कहाँ भाग गया? मांडू। उदा गया मांडू में, जहां बिजली गिरने से मृत्यु हुई। अब क्या होगा भैया, जो अपने पिता के साथ ऐसा करेगा उस पर तो ऐसा कहर बरपेगा। तो बिजली गिरने से मृत्यु हुई। तो इसके बाद शासक बने राणा रायमल। चौदह सौ 73 ईस्वी से 1500। इनके समय में क्या हुआ? रानी श्रृंगार देवी, याद है राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, आंवल बांवल की संधि। श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी की रचना करवाई। खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, तीन तालाब बनवाए। कौन कौन से?
पहला राम, दूसरा श्याम या शंकर और तीसरे का नाम समय संकट। तो राणा रायमल के समय में क्या हुआ, रानी श्रृंगार देवी ने घोषुंडी बावड़ी की रचना करवाई। खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 3 राम, श्याम, शंकर और समय संकट नाम के 3 तालाब बनवाए। अब क्या है, इनके पुत्र और पुत्री कितने थे? इनकी एक पुत्री थी। राणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदी बाई का विवाह सिरोही के शासक कौन था? जगमाल से कर दिया। जगमाल से कर दिया। अब इनके 3 प्रमुख पुत्र, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, दूसरा जयवंत और तीसरे संग्राम सिंह महाराणा संग। तो अब पढ़ेंगे आगे इसको उतार। इसमें देखो कौन कौन से प्रश्न है। महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? कुंभलगढ़ में मामदेव पंडित के यहाँ। कब? 1468 ईस्वी। उदा 1468 से 1473 का टाइम क्यों मानते हैं? क्योंकि भक्त तो पहले ही गया था, लेकिन जब तक रायमल ने कि जब तक इसको मरवा नहीं दूंगा पूरा जान से, क्योंकि मेरे पिता की हत्या की, वो किस बात का भाई, जब तक उसको मरवा नहीं दूंगा तब तक राज सिंहासन ग्रहण नहीं करूंगा। तो 73 में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद राणा रायमल ने गद्दी ग्रहण करी। इनकी रानी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी की रचना की। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? आमल बामल की संधि। आमल बामल की संधि किस किस के बीच में हुई थी? महाराणा कुंभा और राव जोधा। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। तो उतार लो मित्रों इसको। और कौन कौन से 3 तालाब? राम, श्याम ये शंकर और समय संकट 3 तालाब। राणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदी बाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल से कर दिया। सिरोही के, ये देखो यहाँ पर मेवाड़, और मेवाड़ से थोड़ी ही दूर पे तो यहीं पे सिरोही है, तो यहीं की यहीं शादी करी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात आती है राणा रायमल की। राणा रायमल के 3 प्रमुख पुत्र, वैसे और भी पुत्र थे। राणा रायमल के 3 पुत्र, पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार। जयमल, और संग्राम सिंह। तो क्या हुआ? अब हमारे पास ये कहानी लिखने का समय नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। समय चल रहा था, तीनों राजकुमार दरबार में, तो वहां पर एक ज्योतिष आया। उस ज्योतिष ने क्या करा? उस ज्योतिष ने इन सबका भविष्य बताया। उन सब ने पूछा, सब उत्सुक थे बहुत।
सबने पूछा कि यार कि शासक कौन बनेगा, अगला शासक कौन बनेगा। तो ज्योतिषी ने बता दिया कि जो संग्राम सिंह है ना, इसका भाग्य सबसे अधिक प्रबल है शासक। तो भाई ये पृथ्वीराज सबसे बेहतर योद्धा था। सभी भाइयों में सबसे बेहतर योद्धा था। इसका दिमाग खराब हो गया, तलवारें निकाल दी तीनों ने आपस में, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं उससे ज़्यादा सक्षम हूँ, मैं क्यों राजा नहीं बनूँ। तो इनका जो चाचा था, चाचा सारंगदेव ने उनसे कहा कि एक चारणी जाति की भीमल गांव में एक चारणी जाति की है, वो भविष्य बताती है। तो ये तीनों चल गए चारणी के पास, लेकिन वहां पर भी यही हुआ। जैसे ही वहां पहुंचे, वहां उसने देखते ही कह दिया कि भाई ये ना संग्राम सिंह, यही शासक बनेगा। तो उनके फिर वो टेंशन आ गई, भाई अब क्या करना। तो भाई आ गया पृथ्वीराज को तो गुस्सा। पृथ्वीराज ने तलवार से जयमल ने संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने जयमल ने हमला कर दिया, जिसमें संग्राम सिंह एक आंख चली गई। संग्राम सिंह गए बीदा राठौड़ के पास। बीदा राठौड़ के पास चले गए तो पृथ्वीराज वहां पर भी पहुंच गए। और बीदा राठौड़ मारा गया। बीदा राठौड़ को पृथ्वीराज और जयमल ने मार दिया। तो संग्राम सिंह वहां से भी भागकर एक लुटेरे करमचंद पवार के साथ रहने लगे। क्योंकि इन्होंने की कि भैया भाइयों से लड़ना भी नहीं है, अपन को तो साथा में रहना, अपन को चलो राजा वाले नहीं वही बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, अपन तो अलग जाते रहेंगे। तो ये चल गए करमचंद पवार। ये करमचंद पवार एक लुटेरा था। तो संग्राम सिंह भी उसके साथ रहकर वैसे ही काम करना पड़ता था, लूट मार वगैरह वो सब। एक दिन क्या हुआ, ये राणा सांगा एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो सूरज की रोशनी इनके चेहरे पर आ रही थी। तभी एक सांप आया और वहाँ सामने जो कुंडली डालकर बैठ गया, ताकि सूरज की रोशनी इनके चेहरे पर ना पड़े और ये आराम से सो सके। यह घटना एक व्यक्ति ने देखी और यह बात जाकर करमचंद पवार को बताई।
तो करमचंद पवार को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको पता चल गया कि वाकई में ये कोई महान व्यक्ति है जो भविष्य में राजा बनेगा। तो उसी के बाद करमचंद पवार इनका बहुत ध्यान रखते हैं। अब आगे क्या घटना हुई, एक और घटना है। गयासुद्दीन तो अब जो कहानी है इन दोनों का क्या हुआ, ये क्या पेपर में तो नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेवाड़ की एक जागीर थी टोड़ा। टोड़ा मालवा का गयासुद्दीन खिलजी सेकंड के इसने टोड़ा, बूंदी और रणथंभौर तीनों पर अधिकार कर लिया। टोड़ा, बूंदी, रणथंभौर तीनों पर अधिकार कर लिया। तो जो टोड़ा के राव सुल्तान थे, राव सुल्तान मेवाड़ में आ गए रायमल के पास। राव सुल्तान इनकी पुत्री थी, यूं कहते हैं उस समय की सबसे सुंदर कन्या थी ताराबाई। सुंदर वीरांगना। तो राव सुल्तान ने एक शर्त रखी, टोड़ा रियासत को जो जीत कर लाएगा, जीतेगा, उसी के साथ विवाह होगा ताराबाई का। अब क्या ये मेवाड़ में तो थे, तो 3 पुत्र बताए थे मैंने, पृथ्वीराज, जयमल और महाराणा सांगा तो भी चली गए, वो तो जगह ही नहीं। तो जयमल का क्या है, ताराबाई को देखकर इनसे शादी करने की इच्छा हुई। तो राव सुल्तान ने इनको शर्त बता दी कि भाई ये शर्त पूरी करो, लेकिन उसने ही जयमल अकड़ में कौन सी शर्त वर्त मैं नहीं जानता, शर्त वर्त मेरे को तो बस इससे शादी करनी है। राव सुल्तान ने कि देख ऐसा नहीं होगा, मैं तो उससे शादी करूंगा। तो जयमल ने बहुत अशिष्ट व्यवहार किया इनके साथ। तो इससे नाराज होकर राव सुल्तान ने जयमल की हत्या कर दी। और जयमल की हत्या करने के बाद सूचित भी कर दिया रायमल को कि देखो किस कारण से इसकी हत्या करी। तो रायमल ने भी की कि हाँ ठीक है, क्योंकि पहले जो चलता था राजा महाराजाओं का, वो समझते थे कि ऐसी परिस्थिति में ये करना बिल्कुल सही है, चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना। चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना। अब आते हैं पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज ने की कि ठीक है भाई, लेकिन अब आन की बात हो गई है तो तेरी पुत्री से विवाह मैं ही करूंगा। और पृथ्वीराज ने उस टोड़ा रियासत को जीता। टोड़ा रियासत को जीता और ताराबाई से विवाह किया। ताराबाई से विवाह किया।
अब आपको याद है अजमेर का जो दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग जीतकर, अजमेर दुर्ग जीतकर इसी ताराबाई के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखा, तारागढ़ नाम रखा। यूं कहते हैं कि ये उस गढ़ की दीवार पर इतनी तेज दौड़ता था, इतनी तेज भागता था, इसी कारण इसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, उड़ना राजकुमार। अब एक तो निमट गया, अब बचा पृथ्वीराज। तो क्या है, जो अभी सिरोही के जगमाल से जो शादी करवाई थी ना आनंदीबाई की, सिरोही का जगमाल आनंदीबाई, तो आनंदीबाई को बहुत कष्ट दे रहा था। तो पृथ्वीराज गुस्से में गया जगमाल के पास समझाने के लिए। तो समझा तो दिया कि देख, समझा रहा हूँ लास्ट बार, ऐसा मत कर। तो इसने भी नाटक किया कि हाँ हाँ ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा। लेकिन इसने जाते समय जहर वाले लड्डू, जहर वाले लड्डू पृथ्वीराज को खिला दिए, जिससे पृथ्वीराज समाप्त हो गया। तो पृथ्वीराज गया, जयमल गया, और बचा को संग्राम सिंह। तो ये निमट लिए, अब बचे संग्राम सिंह। तो 1509 में जब रायमल निमट गया, ऊपर चला गया, तो 1509 में संग्राम सिंह को बुलाया राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो अब शुरुआत होगी राणा सांगा के समय की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो कहानी हुई ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको परीक्षा की तैयारी करनी है। बस एक बार ये कि किस किस वजह से। अब क्या है, इतिहास जो होता है ना, उसको क्रम से हमें हमारे दिमाग में बिठाना होता है। अगर ये मैं डायरेक्ट बता देता कि हाँ महाराणा सांगा बन गया, तो भाई पृथ्वीराज, अब ये मैं बता देता कि महाराणा सांगा डायरेक्ट बन गए, तो पृथ्वीराज और जयमल का क्या हुआ, यह कौन बताता। इसलिए वो कहानी पूरी बता। तो एक बार और देख लेते हैं। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह। पृथ्वीराज को जहर के लड्डू देकर किसने मार दिया, जगमाल ने। कौन था, बहनोई। जयमल को राव सुरतन ने, किस लिए, अशिष्टता के कारण, अशिष्टता व्यवहार के कारण। तो अब बचे संग्राम सिंह। तो सारे सामंत, सारे दरबारी पहुंचे संग्राम सिंह के पास, और संग्राम सिंह को 1509 में शासक बना दिया। तो यहां बनते हैं, पहले इसको मिटा दो। तो शासक बनते हैं महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा। पंद्रह 1509 में
शासक बने 1528 ईस्वी तक। महाराणा सांगा को क्या कहा जाता? महाराणा सांगा को हिंदू पति कहा जाता है। सबसे पहले तो महाराणा सांगा के बारे में हम क्या जानते हैं? महाराणा सांगा को हिंदू पति, हिंदू पथ, सैनिकों का भग्नावशेष, ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। किस लिए कहा हिंदू पति? क्योंकि सभी हिंदू राजाओं में उस वक्त सबसे ताकतवर शासक यही थे, हिंदू पथ। और कर्नल टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब खंडर सैनिकों का। क्यों? 80 घावों के लिए बस। अगर हमारा एक घाव हो जाए ना तो हम कहीं बाहर ना निकले। वो व्यक्ति जिसके 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ कट गया था, एक पांव कट गया था, शहर में पूरे शरीर में 80 प्रकार के घाव थे, तो भी वो सैनिक की तरह युद्ध लड़ता रहता था, पीछे हटता था। इसीलिए इनको महाराणा कहा गया। यूं ही थोड़ी ना। भेजे तो थे तो सैनिकों का भग्नावशेष कहा। अब महाराणा सांगा के सामने सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। महाराणा सांगा का इब्राहिम लोदी से क्या मामला था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक, दिल्ली का सुल्तान। कब बना? 1517 में। और 1517 में ही इसने आक्रमण कर दिया। 1517 में आक्रमण किया। महाराणा सांगा तो एक जगह है खातोली, यहाँ बूंदी और कोटा के बीच में पड़ती है खातोली। कहाँ पर? बूंदी कोटा के बीच में। तो वहां पर हुआ खातोली का युद्ध। समय क्या है? 1517। किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा। क्या जैसे इब्राहिम लोदी शासक बना ना दिल्ली का, तो इसके बहुत सी अकड़ थी कि अब तो मैं वो मेरा साम्राज्य फैलाना है। और साम्राज्य फैलाने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो ना उस पर हमला किया जाए। तो उस समय महाराणा सांगा सभी शासकों में सबसे ज्यादा ताकतवर थे, तो महाराणा सांगा पर हमला करा। बहुत से कहते हैं कि महाराणा सांगा ने समय का लाभ उठाकर इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इस चक्कर में इसने हमला किया। अब चाहे जो भी हो, महाराणा सांगा ने परास्त कर दिया, पहले युद्ध परास्त कर दिया और जीत गए। इस जीत से महाराणा सांगा
की प्रसिद्धि और बढ़ गई, की प्रसिद्धि और बढ़ गई, और बढ़ गई। लेकिन इस हार का बदला, लेकिन ये हार इससे सहन नहीं हुई। हार सहन नहीं हुई तो इसने बाड़ी धौलपुर में से बाड़ी धौलपुर का युद्ध किया। इसका समय 1518 से 19 यही बताया जाता है। इसमें इब्राहिम लोदी की तरफ से मियां हुसैन तो इस युद्ध में महाराणा सांगा से लड़ने के लिए इसने अपने जो सेनापति थे उनको भेजा। मियां हुसैन फरमोली और मियां माखन PS महाराणा सांगा। अब ये फरमोली था ना, ये फरमोली जाकर मिल गया महाराणा सांगा की तरफ। तो ये मियां माखन भैया अब तो पिटना ही था, तो महाराणा सांगा ने बुरी तरह से पराजित कर दिया भैया इसको, बुरी तरह से। और इसके बाद महाराणा सांगा का नाम, महाराणा सांगा, उस समय के सबसे प्रबल शासक बन गए। क्योंकि उस समय जो दिल्ली को सबसे ताकतवर माना जाता था, उस दिल्ली को पराजित कर महाराणा सांगा उस समय के सबसे ताकतवर शासक बन गए। तो इब्राहिम लोदी के साथ इनका संबंध कैसा रहा? महाराणा संग्राम सिंह 3 चीजें याद रखनी पेपर के लिए। हिंदुपत सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया। इब्राहिम लोदी ने अकड़ में आकर इन पर हमला किया और मुंह की खाई। कहां पर? यहाँ बूंदी कोटा में, खातोली में। इसके बाद इसको छेननी पड़ी इब्राहिम लोदी को, तो मियां हुसैन फरमोली और मियां माखन को भेजा महाराणा सांगा से लड़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या? बाड़ी के युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया महाराणा सांगा ने इसको, और उस समय इसको हराकर महाराणा सांगा सबसे प्रबल शासक बन गए उस समय के। तो ये तो था इब्राहिम लोदी के साथ। इसको उतार लो, फिर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो अब आगे की कहानी समझना क्या हुआ। जो मालवा का शासक था ना, महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी, एक महमूद खिलजी को तो महाराणा खुंबा ने हराया, ये सेकंड था। अब ये महमूद खिलजी शासक बना था चंदेरी के, चंदेरी वो मांडू के शासक। मेदिनी राय की सहायता से, मेदिनी राय की सहायता से क्या है, वहां पर जो और थे ना, और भी जो इसके कंपेटिटर थे, इसको पढ़ने नहीं दे रहे, तो मेदिनी राय ने इसकी सहायता की थी। लेकिन क्या हुआ, जो वहाँ के सरदार थे ना, उन्होंने
मेदिनी राय के खिलाफ इसको भड़का दिया। तो इसने मेदिनी राय को चंदेरी से भगा दिया। चंदेरी से मेदिनी राय को वहां से भगा दिया और मेदिनी राय वहां से भाग कर आए मेवाड़, महाराणा सांगा के पास। तो महाराणा सांगा ने कोई बात नहीं, ये गागरोन है ना, गागरोन तुम संभाल, और गागरोन का शासक बना दिया मेदिनी राय को। ठीक, लेकिन जो ये महमूद खिलजी था, इससे ये देखा नहीं गया मेदिनी राय की कोशिश। तो ये आक्रमण करने के लिए गागरोन आया। कब? 1519 का समय। 1519 के समय में मेदिनी राय को हराने आया। तो हुआ गागरोन का युद्ध। हुआ गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। किसमें? महमूद खिलजी सेकंड और इसके बीच में वीएस महाराणा सांगा। अब किसके संरक्षण में था वो? महाराणा सांगा के। तो भैया कोई हाथ कैसे लगा दे। और महमूद खिलजी को बुरी तरह से लोटा के पराजित कर दिया भैया, हराया महाराणा सांगा। युद्ध में इतनी बुरी तरह से पराजित किया। अब कहते हैं कि इसी शायद एक युद्ध में इनकी टांग में तीर लग गया था, तो वो टांग काटनी पड़ गई थी। तो महमूद खिलजी ने और महाराणा सांगा ने हरा कर फिर इसको 6 महीने कैद में रखा और उसके बाद छोड़ दिया। तो ये था मालवा के साथ महाराणा सांगा का संबंध। तो मित्रों, हमारा टारगेट था महाराणा कुंभा, रायमल और महाराणा सांगा तक हम पहुंच गए और आज हम इसका महाराणा सांगा का लगभग अंत कर देंगे। लेकिन जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध और मयाना का युद्ध, उसके बारे में डिटेल से हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज अगर हम पढ़ें तो क्लास आधे घंटे और लंबी रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं जो पता नहीं पड़ती। इसलिए हमने क्या क्या देख लिया। इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से मारा काय में। महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी लड़ने आया कहाँ पे? खातौली में। खातौली अपने यहाँ बूंदी कोटा में यहाँ लड़ने आया और बुरी तरह से मारा है, बुरी तरह से पीटा, लेकिन उसके अक्ल नहीं आई। तो उसने अपने सेनापति मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन फरमुली उसको भेज दिया। तो फरमुली ने तो पहले ही देख लिया भैया किधर पल्ला भागी है, महाराणा सांगा की तरफ चला गया। और मियाँ मक्खन को इतनी बुरी तरह से धोया महाराणा सांगा ने कि इब्राहिम लोदी ने दोबारा हिम्मत ही नहीं करी कि इधर देखो भी सही क्या। तो यहाँ पर महाराणा सांगा उस समय के सबसे प्रबल हिंदू शासक, क्या भारत के सबसे बड़े शासक हो गए ये कह सकते हैं। इनके अलावा एक और शासक था साउथ में, कृष्णदेव का, वो भी बहुत प्रबल शासक था, लेकिन उत्तर में और बहुत दूरी थी तो आपस में हस्तक्षेप नहीं होता था। सब अपनी अपनी जगह मस्त से रहते थे और शासन करते थे। तो हमने देख लिया। अब मालवा के साथ क्या था? चंदेरी के मेदिनी राय को फोकट में परेशान कर रहा था। एक तो चंदेरी के मेदिनी राय ने मदद करी थी उसकी। अभी गुजरात वाले से बात करेंगे। ये गुजरात वाला भी पहले उनके खिलाफ था, महमूद खिलजी का, उसको गद्दी पे नहीं बैठने दे रहा था, तो मेदिनी राय ने सहायता की थी। तो फिर उसने क्या करा, गुजरात वाले ही इसने, क्या नाम था इसका, गुजरात वाला कुतुब शाह महमूद। तो गुजरात वाला था मुजफ्फर शाह, और गुजरात वाले मुजफ्फर शाह ने महमूद खिलजी को भड़काया मेदिनी राय पे। महमूद खिलजी भड़क गया और मेदिनी राय पर हमला कर दिया, उसके पुत्र को मार दिया।
तो महाराणा सांगा की शरण में जाकर उसको आशीर्वाद मिला, गागरोन का शासक। गागरोन का शासक बनाया था, लेकिन उसके चैन नहीं पड़ी तो महमूद खिलजी आ गया दोबारा। अब महाराणा सांगा ने कि ठीक है बेटा, अब तू, मैं तो गागरोन का बनाया था ना, अब तो चंदेरी वंदेरी सब वापस आएगा। ऐसी की तैसी कर दी, मिटा दिया पूरा महमूद खिलजी को 6 महीने तक अंदर। फिर वो उसकी किसी बात से प्रसन्न होकर किले जा छोड़ दिया। अब आता है गुजरात का मामला। गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो क्या है, एक है ईडर राज्य, ईडर का शासक था भाणा। अब भाणा की मृत्यु के बाद भारमल को शासक बनना था, लेकिन ये मुजफ्फर शाह ने भारमल को यहां से भगा दिया, तो भारमल चल गया महाराणा सांगा के पास। महाराणा सांगा ने कि बेटा कोई मना नहीं करेगा, जा शासक बन जा। ये गया, शासक बन गया सेना लेकर। तो मुजफ्फर शाह ने फिर हमला करवाया और इसे पद से हटाने की कोशिश की। तो महाराणा सांगा ने कि इसे बहुत बार हुआ था, ये क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पेपर में नहीं आती। तो महाराणा सांगा ने कि बहुत हो गया बेटा, तो मैं खुद आता हूँ। तो महाराणा सांगा फिर खुद आया 1520 का समय, और 1520 में आकर यहाँ पर खच 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 मुजफ्फर शाह की चतड़ी बना दी भैया, और शासक बना दिया भारमल को। तो ईडर का शासक बन गया भारमल। बस ये इतनी सी कहानी है। ये इतना हुआ। इसके बाद एक और लाइन समझ लो, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा था, इब्राहिम लोधी का चाचा दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा का लड़का आलम खान लोधी। इन दोनों ने मिलकर बुलाया बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर। बाबर, तो अब बाबर की कहानी क्या है और बाबर क्यों आया था, किस चक्कर में आया था, पूरी कहानी हम समझेंगे कल डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी तैयारी को ऐसे ही फुर्ती से चलने देंगे। अब देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया। महाराणा सांगा को देखो, इब्राहिम लोधी के साथ अलग उसका संबंध पढ़ लिया, मालवा के साथ अलग, गुजरात के साथ अलग। ये इस तरह से अलग अलग हम एक एक चीज को समझ लेंगे सिस्टम के साथ। तो भाई क्वेश्चन कहीं से लिया है, ऊपर से पूछे, नीचे से पूछे, कहीं से पूछे। जैसे बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर का युद्ध का, बाड़ी धौलपुर में कहाँ किसके साथ होता है, इब्राहिम लोधी के साथ। सिंपल सी बात, और किसी को याद ही क्या करें, ठीक है ना। गागरोन झालावाड़ में किसके साथ हुआ था, महमूद खिलजी के साथ, मालवा। मतलब ज़्यादा कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय